प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेम की क्वांटम मैकेनिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था, उसकी स्टेटमेंट, उसको एक्सप्लेन किया था। और आज हम प्रूव करने जा रहे हैं हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये है प्यारे बच्चों, और ये क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई पार्टिकल मान लो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल है, डेल्टा पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी और एरर इन साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इससे ज़्यादा ही रहता है, यानी कि हम एक्यूरेटली इन दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ये असंभव है। इसे हमें प्रूव करना है, लेकिन हम इसको प्रूव करने के लिए दो कंसेप्ट यूज किए जाएंगे। एक तो डी ब्रोगली वेव का कंसेप्ट और एक वेव पैकेट का कंसेप्ट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दिस प्रिंसिपल, प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ देखिए, लिखते जरूर रहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर आप उनको याद कैसे करेंगे। और बस थोड़ी सी हेल्प आपको मैंने ज़रूर दे दी है कि अगर आप अपना नोट्स स्वयं नहीं बना पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेप टू स्टेप देखते जाएंगे तो यही समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी है आपको नहीं आने वाली है। और अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, बस यही है। और अच्छा लगे तो आगे शेयर कर देना, नहीं आ जाए अच्छा लगे तो हमें बता देना। यानी कि दिस प्रिंसिपल मैं बात कर रहा हूं हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज करते हैं? दो यूज करते हैं। क्या? पहला क्या है, नोट कर लीजिए। दिस प्रिंसिपल कैन बी प्रूव्ड, देखिए, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली वेव ऑफ मैटर, ठीक है। एंड एक कंसेप्ट उसका वेव पैकेट का कंसेप्ट भी यहां हम यूज करने वाले हैं। इन दोनों के बारे में मैंने पीछे बता दिया है, लेकिन आप कहीं सर बता तो दिया है, एक बार और बता दो, तो चलिए बता देता हूं। डी ब्रोगली ने कहा था कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, और उस वेव को हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं या फिर मैटर वेव कहते हैं। लेकिन श्रोडिंगर ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि जब कोई पार्टिकल मूव करता तो एक सिंगल पार्टिकल उसके साथ एसोसिएट नहीं करता, ए नंबर ऑफ वेव्स आर एसोसिएट विद दैट। और वो जो है नंबर ऑफ वेव से मिलकर के जो ग्रुप बनता है, पैकेट बनता है, उसे वेव पैकेट कहा जाता है। और वेव पैकेट का जो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये बात हुई हमारी डी ब्रोगली वेव और वेव पैकेट की। और इनके बारे में डिटेल में जानना है तो पिछले वीडियोज आप देख लेना। हम आते हैं अपने मेन थीम की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ, जो हम प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हमें एक वेव पैकेट कंसीडर करना पड़ेगा। और वेव पैकेट में तो बहुत सी वेव्स होती हैं, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। हम बस इतने मानेंगे कि भाई दो सिंपल दो वेव से वो मिलकर के बना है, बस इतना ही मान लेते हैं। यानी कि हम लिख रहे हैं लेट अस सपोज कर रहे हैं दी वेव पैकेट, एक वेव पैकेट। मैंने कहा था ना कि हम यहां वेव पैकेट का कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। वेव पैकेट which is formed by superposition of
टू वेव्स, दो वेव्स से मिलकर के वो बना है। ठीक है, अब वो वेव है तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो दोनों वेव्स कौन सी हैं? देखिए पहली वेव ये है साई 1 इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा 1 टी माइनस k1x, ये लिख ली। ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी है और k1 उसका वेव वेक्टर है जो हम आपको, और दूसरी वेव दैट इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा 2 टी माइनस k2x, ये दूसरी वेव का एंगुलर वेलोसिटी और ये उसका वेव वेक्टर हो गया, और ए एम्पलीट्यूड है। अब क्योंकि ये दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपरइम्पोज हो रही हैं तो हम यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे कि इन दोनों के मिलने से एक जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका वेव फंक्शन क्या होगा, यानी कि बाय यूजिंग द प्रिंसिपल क्या होता है, साई इज इक्वल टू, यहां पर क्योंकि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस डायरेक्शन जा रहा है तो मैं एक्स और टी का ही फंक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साई 1 प्लस साई 2। अब ये साई 1 और साई 2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साई यानी कि एक्स टी इज इक्वल टू, देखिए साई 1 के स्थान पर मैं ये लिख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि क्योंकि ए तो दोनों में ही है तो मैं कॉमन ले लेता हूं, और यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं कोस ओमेगा 1 टी माइनस k1x प्लस कोस ओमेगा 2 टी माइनस k2x। मेरे बच्चों साथ साथ लिखना जरूरी, नोट्स बनाना जरूरी, हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अपने हाथ से जो हम लोग मेहनत करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है हमारा, और वही कॉन्फिडेंस तो होता ही है जो हमें आगे पहुंचाता है, जो हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमारे मन में एक आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल ये कहने लगता है कि हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ एक काम हो गया, कोस सी प्लस कोस डी, यहाँ जो फार्मूला है मैं वो लगा देता हूँ, बताइए क्या होगा, टू बाहर ले लेता हूँ, ए तो है ही, और ये देखिए कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ये देखिए ये सी है ये डी है, लिख रहे होंगे मुझे पता है, कोई सिंसियर बच्चे ज़रूर लिख रहे हैं, और बाकी बच्चे ऐसे ऐसे जैसे ना डांस हो रहा है, नाटक हो रहा है, बच्चे ठीक है, यानी कि 20 आधा घंटे का जो लेक्चर है, पौन घंटे का लेक्चर है, उसको 5-7 मिनट में पूरा किया, काम खत्म, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सिंसियरली पूरे वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चलिए, तो फिर देखिए आसान हो जाए, ओमेगा 1 टी माइनस k1x कोस सी प्लस डी का फार्मूला क्या लगेंगे, कोस सी प्लस डी ये देखिए बाई 2, और फिर क्या है कोस सी माइनस डी, तो सी तो मैंने लिख दिया, माइनस लिखेंगे तो यहां पर माइनस ये माइनस के साथ हो जाएगा ओमेगा टी प्लस k2x, ये हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, ये फार्मूला हमारे बन गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। 2a इजिकल टू कोस, ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये दोनों तो आप देख रहे हैं प्लस के साथ ही हैं, साथ में t है, डिवाइड बाई 2 लिख दिया, माइनस, ये देखिए माइनस यहाँ पर क्या है, मैंने बाहर ले लिया है तो यहाँ क्या आ गया, k1 प्लस k2 आ गया ना, देखिए ये भी माइनस के साथ है और ये भी माइनस के साथ है, तो k1 प्लस k2 हो गया ना, माइनस हमने बाहर ले लिया है, डिवाइड बाई 2, 2 तो है ही, और इनटू x। ये देखिए एक चीज़ हमारे पास जो है हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये देखिए ये लिख दिया है, और ये इस कोस के साथ है। अब इसके साथ भी यहाँ लिख लीजिए कोस, ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, यहाँ देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये लिखोगे ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी डिवाइड बाई 2, 2 तो है ही, नीचे है ना, और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस हमने बाहर ले लिया है तो क्या लिखेंगे हम, k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स, और ये देखिए
ये चीज़ हमने यहाँ लिखी, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेकर के अपने बाद में नोट्स बना ले। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए ω1 प्लस ω2/2, इसको तो हम नियरली ओमेगा ले लेते हैं भाई, दोनों को एवरेज हो गया ना उसका। और k1 प्लस k2/2, इसके स्थान पर देखिए k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2, इसको हम नियरली क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं, वो भी ले लिया। और यहाँ पर देखिए W1 माइनस W2, इसको हम डेल्टा W ले लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ना ओमेगा कह रहे हैं। और ये जो k1 माइनस k2 है ना प्यारे बच्चों, इसको हम डेल्टा k, चेंज को शो कर रहे हैं ना, ये k है, चेंज है। अच्छा, इन वैल्यूज को अगर हम इसमें रख दें तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट वेव का जो वेव फंक्शन है वो क्या बन जाएगा। ये देखिए 2a, कोई बात नहीं, कोस है, हम भी कोस लिख देते हैं, ये लिख दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आ रहा है, इसके स्थान पर तो हम ओमेगा टी लिख दिया। ये देखिए ω1 प्लस ω2/2 के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, ओमेगा लिख दिया हमने, तो ओमेगा टी आ गया। माइनस माइनस तो हम भी लिखेंगे, और ये के एक्स, ये देखिए, ये प्यारे बच्चे, ये देखिए मैं बात जो कह रहा था कि इसके स्थान पर हमने ये रखा, इसके स्थान पर हमने ये रखा, और ये पार्ट पूरा हो गया। अभी और बच रहा है इनटू कोस। ये देखिए ये जो ω1 माइनस ω2 है, इसको हमने क्या लिया है, डेल्टा ω/2 इंटू टी। ये देखिए ये ले लिया, माइनस ये देखिए k1 माइनस k2 के स्थान पर हमने क्या लिया है, डेल्टा के, हम भी लिख देते हैं कि क्या बात है। यानी कि अगर आप किसी से कहेंगे ना कि सर हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है, तो कहेंगे नहीं क्वांटम मैकेनिक्स बहुत मुश्किल है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, भाई वो तो बहुत ही मुश्किल है, जो पहले ही अनसर्टेनिटी पर आधारित है तो उनको पढ़ना, उस कंसेप्ट को समझना मुश्किल है। लेकिन क्या प्यारे बच्चों आपको लग रहा है ऐसा, क्या ये है मुश्किल? नहीं है, बस ये उनके लिए ही है जो शुरुआत ही नहीं करते, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं या अपने टीचर्स की बात को नहीं मानते हैं। तो ये देखिए इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है सारी बातों को, और ये ब्रैकेट इसकी बंद हो गई है। ये लीजिए, ये जो इक्वेशन हमारी आई है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 2 जो भी आप कह रहे हैं दे दीजिए, ये इक्वेशन किसको शो कर रही है, ये हमारा वेव पैकेट जो दो वेव्स के मिलने से या उनके सुपरइम्पोजिशन होने से बनी है, उस वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रही है। आप यहां लिख भी सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द वेव पैकेट ऑफ वेव्स, रिजल्टेंट वेव पे 2 वेव्स जिनसे मिलकर के बना। अब प्यारे बच्चों देखिए कि इसको अगर हम एज सोन, इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो वो कैसा होगा, वो भी कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे होंगे। ये दो वेव्स के मिलने से जो वेव पैकेट बना है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो पार्टिकल की पानी की पोजीशन है वो इनमें इन बिटवीन में कहीं है। ये नोड्स हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 है। एक ये है नोड्स, एक ये है नोड्स, और एक ये नोड 3। और मैं आपको बताऊं कि जो पार्टिकल है वो इन दो नोड्स के बीच में कहीं होगा। यानी कि ये देखिए, ये जो चीज़ है ये डेल्टा एक्स है, एंड पार्टिकल कैन बी फाउंड एनीवेयर इन बिटवीन द 2 कंजक्टिव नोड्स। यहाँ कहीं होगा। नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 हो जाता है, यानी कि जहाँ ये जो वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाता है। यहाँ तो मैक्सिमम हो रहा है,
लेकिन ये तो एंटी नोड्स होते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स पर जहां वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है या वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाता है, उन्हें हम नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच में कहीं पार्टिकल होगा, यही है अनसर्टेनिटी। जितनी दूर ज्यादा होंगे उतनी ही उन पार्टिकल्स की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, जो एरर है, वो उतना ही ज्यादा होगा। यही बात मैं यहां लिखना चाह रहा हूं। पार्टिकल कैन बी फाउंड एनीवेयर in between two conjunctive nodes। दो लगातार नोड्स के बीच में ही कहीं पार्टिकल होगा। और तो इसका मतलब यही है, इन दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इट इज द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। लिख दो, सो द अनसर्टेनिटी और एरर, अनसर्टेनिटी को ही तो हम एरर कहते हैं, इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव नोड्स। यही। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई दो लगातार नोड्स कहाँ कहाँ हैं, तो उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे और वो देंगे हमें अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो चलिए, और हमें ये भी पता है कि जहाँ नोड है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जीरो है, यानी कि जहाँ उस वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। तो देखिए, एट नोड्स, अब हम नोड्स की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये जो हमारा वेव फंक्शन है साई एक्स टी, ये जीरो हो जाएगा। भाई ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, तो हम यही तो कहेंगे, इसका सीधा मतलब है, ये तो वो है ही, ये एम्पलीट्यूड 2a इंटू ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो हम यही लिखेंगे कि कोस डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x इट इज इक्वल टू जीरो। ये तो 2a भी है, लेकिन 2a तो कांस्टेंट है, तो ये उधर जा करके राइट साइड में जीरो हो जाएगा ये। और कोस थीटा की जीरो कब जीरो होती है प्यारे बच्चों? अब जानते हैं ना, कोस थीटा की वैल्यू जीरो तब होती है जब, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो इफ थीटा इज 90 क्यों? 3π/2। ओड मल्टीपल ऑफ 9π/2 जब होगा एंगल, तब हमारे इस कोस थीटा की वैल्यू जीरो, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सीधा सा मतलब हुआ है कि ये देखिए डेल्टा ओमेगा, अब हम जनरल बात कर रहे हैं, टी इसको एन कह दो, मान लो थोड़ी सिंप्लीफाई, डेल्टा के बाई 2xn इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए। ये देखिए, यानी कि यहां पर n की वैल्यू जीरो कर दो, जीरो करते हैं ये क्या हो जाएगा π/2, कोस 90 जीरो होता है, 1 कर दोगे तो 3π/2, 2 कर दोगे तो ऐसे ये जीरो होता चला जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम नोड्स कहाँ कहाँ होंगे, इस नोड की अगर हम पोजीशन करें, इस नोड की पोजीशन देखें तो क्या होगी, डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x1 इज इक्वल टू, ये देखो 1 करते हैं ये कितना हो जाएगा 3π/2, ये आ गया। और दूसरे में इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। तीसरी बात, डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x2 इज इक्वल टू, अब यहां 2 करेंगे, 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये तो 5/2 हो गया, यहां तो कोई बात ही नहीं। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो डेल्टा x चाहिए, क्योंकि यही है अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 4
माइनस इक्वेशन 3 गिव्स। बता दीजिए बेटा, इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, डेल्टा के कॉमन आएगा, डेल्टा के बाई 2 हमने कॉमन ले लिया है और नीचे क्या बच रहा है, ये देखिए नीचे जो है, क्योंकि इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या बचेगा, तो ये प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ऐसे और ऐसे, तो ये हमारे पास बच जाएगा x1 माइनस x2 और यहाँ पर जो बच रहा है इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बच रहा है सिर्फ पाई। ये देखिए 5π/2 में से 3π/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बचेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दी। देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा के और इंटू डेल्टा एक्स एंड इट इज इक्वल टू 2π। ये जो 2 है ना, ये हम राइट साइड में लेके चले गए हैं और यहाँ से हमें जो चाहिए डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा 2π/डेल्टा के। लेकिन अभी हम डेल्टा के की वैल्यू होता है हमारा, वो होता है h क्रॉस के, ये पीछे आया हुआ है, या हमारे वेव वेक्टर और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है। तो अगर हम इसको dpx, अगर x एक्सिस डायरेक्शन में मोशन है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h क्रॉस डेल्टा के। यहाँ से डेल्टा के की वैल्यू निकाल दो बेटे, डेल्टा के, और ये हो जाएगा डेल्टा px/h क्रॉस। इसका मतलब जहाँ डेल्टा के है यहाँ पर, वहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा px डिवाइड बाई h क्रॉस। तो लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2π, तो यहाँ पहले से ही है, और नीचे हम लिख रहे हैं डेल्टा px, और ये जो h क्रॉस है ये ऊपर चला गया है। अब देखिए इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, डेल्टा x, ये तो डेल्टा x तो है इधर लेफ्ट साइड में, हम ये जो डेल्टा px है ना इसको भी ले आते हैं, यही तो हमारा वो भी है, और ये 2π यहाँ है ही। मैंने आपको बताया था कि ये जो h क्रॉस है ना ये h/2π के बराबर है, लिख देते हैं, तो ये हो गया h/2π। अब 2π से 2π तो कैंसिल हो गया है और हमारे पास ये आ गया है h, यानी कि डेल्टा x इंटू डेल्टा px ये h के बराबर आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये जो वेव पैकेट है ये क्या मानकर चले थे कि ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये कहा था कि ये दो ही वेव्स के सुपर इम्पोज होने से ये वेव पैकेट बना है, यानी कि जो वो पार्टिकल है वो सिर्फ दो वेव से सुपर इम्पोज से बनता है, और ये हमने सपोज किया था तो ये आ गया था। लेकिन ऐसा होता तो नहीं ना, उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हैं। अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को यहाँ कंसीडर करें तो फिर ये इक्वेशन बदल जाएगी, यानी कि फिर ये देखिए, इफ वी कंसीडर, भाई दो की बजाय अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इफ वी कंसीडर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, देन फिर ये जो हमारी इक्वेशन है वो तो ये बन जाएगी। देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा px, ये बराबर है ना, तो बराबर तो रहेगी या फिर इससे ज़्यादा रहेगी। प्यारे बच्चों, आ गए हम मंजिल पर, आ गया हमारा लक्ष्य, आ गया हमारा टारगेट। हमने यही तो प्रूव करना था, यही तो है हमारा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमने डी ब्रोगली वेव कॉन्सेप्ट और वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट से प्रूव कर दिया है। यानी कि दिस प्रूव दी हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? प्रूव इट by using the concept of de Broglie wave equation and wave packet। और अब वही बात, वही वादा कि क्या वास्तव में आपको समझ में आ गया है? अगर तो समझ में आ गया है तो मेरा काम पूरा, आपका काम शुरू। दो बातें आपको करनी है इस वीडियो को छोड़ने से पहले। अपने इस चैनल, जो जिनका लिंक दो चैनल से हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
अच्छा लग रहा है शेयर कर दीजिए, लाइक करने में तो कुछ जा ही नहीं रहा है। जब अच्छा लगा है, लाइक किया है, तो लाइक का बटन दबाने में क्या परेशानी है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके लिए आपको तैयार भी रहना है और उसके लिए आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है ये ऐसे ही है या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। गामा रे माइक्रोस्कोप की सहायता से हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी भी रूप में यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, कुछ सीखा। देखिए जब आप लोग सीखते हैं आपको अच्छा लगता है तो हमें अच्छा लगता है। बस ये है कि वो भावना आप हम तक पहुँचा सकते हैं अपने इस चैनल्स के द्वारा, कमेंट्स करके, और जिससे कि आने वाले कौन सा वीडियो आपके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी सी जो मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं हम आपसे बात करेंगे, बस इतना ही है कि आप अपना काम निपटाइए और रिलैक्स हो जाइए, ताकि एक बार फिर से आपको पढ़ना है अच्छी तैयारी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।